अंदर का जो दुश्मन है उसको पहचानो, यानी मुसलमान और ईसाई। वो हमारे असली दुश्मन है, अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है। जो हुकूमत में उनसे लड़ने से फायदा नहीं है, उससे हमारा नुकसान होगा, इनसे लड़ो, ये तुम्हारा दुश्मन है। जो महात्मा गांधी की हत्या के जिनके ऊपर आरोप लगा था और बैन भी हो गया था, ये संगठन सरदार पटेल ने बैन किया था। ये हमारे संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। जब संविधान बना बाबा साहब की निगरानी में, तब इन्होंने इसको अपोज किया। इनको कहा कि हम विरोध किया कि हम नहीं मानते हैं, हमारे देश में मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था भी बनाई गई ताकि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूंजी रहे। फिर सारे वहां पे मुसलमानों को मारो, फिर कहीं पे कुछ और पुलवामा हो जाता है, वहां पे कभी जांच नहीं हुई। सबसे ज्यादा कीमती पदार्थ वहीं पे मिलते हैं जहां पे आदिवासी रह रहे हैं। अब वो आदिवासियों को कैसे हटाया जाए, तो उनका नरसंहार, उनके खिलाफ झूठे केस, लाखों आदिवासी जेलों में सड़ रहे हैं। सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो नीतियां हैं ये पूंजीवादी, मुट्ठी भर पूंजीवादी बनवा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बाढ़ों में डूब जाए, बेरोजगार रहे, महंगाई हमारे सर के ऊपर से चली जाए। इनके जो खास लोग हैं वो हमारे बैंकों को लूट लूट के, उनको लोन्स दे दे के उनको भगा दिया जाता है। और अगर एक बेचारे गरीब किसान का 50,000 का भी, 50,000 क्यों 5,000 का भी लोन है, तो वसूल करने के लिए पहुंच जाते हैं, फिर उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। हमें देश के कोने कोने में ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत जरूरी है। और 2024 की, जैसे रतन लाल जी कह रहे थे, तैयारी करनी है। साथियों, मैं जितने भी वक्ता आज आए बोले, मैं उन सबसे सहमत हूं। मैं वो बात दोहराने की कोशिश करूंगी कि मैं नहीं करूं। मैं ये बस आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये ऐसा देशद्रोही काम क्यों कर रहे हैं। मतलब देशद्रोही इनको कह सकते हैं कि देश की जनता की परवाह किए बगैर जिस तरह से नफरत की खेती ये लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, बो रहे हैं, और उसी की वजह से सत्ता में बैठ रहे हैं। ये ऐसा कर क्यों रहे हैं और इनका क्या फायदा हो रहा है? अपने देश को बर्बाद करके, अपने देश की जनता को बर्बाद करके क्या फायदा इनका हो रहा है? खून खराबा करवा के क्या फायदा इनका हो रहा है? सत्ता मिल भी जाएगी तो कब्रिस्तान के ऊपर सत्ता जमाने से क्या फायदा? तो साथियों, इससे हमको ये इनका इतिहास थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये है कौन लोग। और अभी मोदी जी ने हाल में इंडिया के नाम से इतना चिढ़ गए लोग कि इंडिया कह नहीं पा रहे हैं, INDIA करके जो बात कर रहे हैं मोदी जी, तो इतना चिढ़ गए कि कहने लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, है ना। सिमी वगैरह और भी नाम लिए इन्होंने कुछ आतंकी समूहों का, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इनके दिल के बहुत करीब है, इसलिए सबसे पहला नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी थी जिसके थ्रू अंग्रेज आए थे यहाँ पे व्यापार करने और उन्होंने यहाँ पे हुकूमत जमा ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एजेंटों के तौर पे कुछ ऐसे लोगों को चुना जो देश में सांप्रदायिकता का जहर फैला के अंग्रेजों की मदद करें। इन्होंने कभी स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग नहीं लिया और हमेशा लोगों से कहा कि इनके साथ मत मिलो। अंदर का जो दुश्मन है उसको पहचानो, यानी मुसलमान और ईसाई। वो हमारे असली दुश्मन है, अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है। जो हुकूमत में उनसे लड़ने से फायदा नहीं है, उससे हमारा नुकसान होगा, इनसे लड़ो, ये तुम्हारा दुश्मन है। यही जो तकनीक थी वो आज भी उन्हीं आकाओं के साथ, आका भी नहीं बदले, आकाओं के नाम बदले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर होकर छोड़ना पड़ा हमारा देश, लेकिन बाहर से भी उन्होंने अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश की लगातार। कभी वो बड़े बड़े लोन देते थे जो लेने पड़ते हैं कभी कभी, और उससे हमारी नीतियों के ऊपर वो कंट्रोल, कब्जा चाहते थे। शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, सरकार पैसा क्यों खर्च करती है शिक्षा पे, बार बार कहते थे। वर्ल्ड बैंक और ऐसी संस्थाएं निजीकरण कर दो, और निजीकरण में क्या हुआ कि ऐसे जो लोग, जो तत्व, जो महात्मा गांधी की हत्या के जिनके ऊपर आरोप लगा था और बैन भी हो गया था, ये संगठन सरदार पटेल ने बैन किया था इन्हें, वही लोग इस तरह का काम वहां पे
शिक्षा को अपने कब्जे में सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया उन्होंने। और दुख की बात है कि जो लोग सत्ता में थे उन्होंने शिक्षा को महत्व नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी और भी जो पार्टियां आई, और इन लोगों ने शिक्षा को जो महत्व दिया तो शिक्षा का संप्रदायीकरण और किस तरह से लोगों के बच्चों के मन में जहर घोलने का काम, जिसका नतीजा हमने फिर गुजरात में देखा। गुजरात के जो दंगे नहीं थे वो एक नरसंहार था 2002 में। उस तरह की जो सोच है तो वो जो इनके हाथ में आया, और फिर जिस तरह के इन्होंने देशद्रोही काम लगातार किए, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आज भी उन्हीं ताकतों के हाथ में ये खेल रहे हैं। उनको वहां से उनको पैसा मिलता है, क्योंकि इनको सत्ता में रखने के लिए जरूरी है कि पैसा दें, और ये अपना जो इनका जो एजेंडा है, सांप्रदायिक एजेंडा है, मनुस्मृति का जो एजेंडा है, ये हमारे संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। जब संविधान बना बाबा साहब की निगरानी में, तब इन्होंने इसको अपोज किया, इनको कहा कि हम विरोध किया कि हम नहीं मानते हैं, हमारे देश में मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्या यहाँ पे हिंदुओं की है। किनको हिंदू मानते हैं? क्या उनको ब्राह्मण बना देंगे सबको? नहीं, वो सबको दबा के रखना चाहते हैं जो वर्ण व्यवस्था में दिया हुआ है, ताकि इनका जो मुट्ठी भर लोगों का जो प्रिविलेज है, सत्ता है और सारे रिसोर्सेज, देश की जो पूंजी है, वो उन्हीं के हाथ में रहे। ये पूंजी का खेल है साथियों। वर्ण व्यवस्था भी बनाई गई ताकि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूंजी रहे। तो इस तरह से साथियों कोई ताज्जुब की बात नहीं, इनको ये काम करना ही था, और ये काम कर रहे हैं, बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। पहले थोड़ा छिप छिप के करते थे जब एनडीए पहले आई थी, लेकिन अब खुलेआम कर रहे हैं। और इनके पास एक फॉर्मूला है, खून खराबा करा दो, कहीं गोदा हो जाता है, फिर सारे वहां पे मुसलमानों को मारो, फिर कहीं पे कुछ और पुलवामा हो जाता है, वहां पे कभी जांच नहीं हुई। ये कैसे हुआ वो पुलवामा? अब सत्यपाल मलिक को हम लोग सुनने जा रहे हैं, अभी 3 बजे शुरू होने वाला है कार्यक्रम, फिर से सुनने जा रहे हैं। लोगों को समझना बहुत जरूरी है, कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, कुछ भी। अभी मणिपुर में क्या हुआ, 3 महीने से क्यों नहीं गए प्राइम मिनिस्टर? और सारी चीजें आपको मालूम है कैसे। और दूसरा बहुत जरूरी, जो पूंजीवादी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने आदिवासी इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, चाहे वो झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, या कश्मीर में हो जहां जंगल है, और चाहे मणिपुर में हो, सबसे ज्यादा कीमती पदार्थ वहीं पे मिलते हैं जहां पे आदिवासी रह रहे हैं। अब वो आदिवासियों को कैसे हटाया जाए? तो उनका नरसंहार, उनके खिलाफ झूठे केस, लाखों आदिवासी जेलों में सड़ रहे हैं झूठे आरोपों में। उनके घर जला दिए गए, उनके गांव जला दिए गए, वो जमीन खाली कराई ताकि अंबानी अडानी जैसे एजेंटों को वहां माइनिंग करने का हक मिल जाए, जंगल काटने का हक मिल जाए, पानी वहां से छीनने का हक मिल जाए। ये जो लड़ाई है, जो हमारी पूंजी की लड़ाई है, जिसको हमारे आदिवासी साथी बचा के रखे हैं, और पूरे देश में जो यहाँ पे आपदा आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आप पूरी इकोलॉजी देश की खराब कर रहे हैं। जल जंगल जमीन पे आपका कब्जा है, आप जंगलों को काट रहे हैं। हर जगह ये मुसीबत आ रही है, उत्तराखंड में अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं पूरे देश में। तो ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो नीतियां हैं, ये पूंजीवादी, मुट्ठी भर पूंजीवादी बनवा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बाढ़ों में डूब जाए, बेरोजगार रहे, महंगाई हमारे सर के ऊपर से चली जाए, हमें शिक्षा नहीं मिले, शिक्षा का निजीकरण नई शिक्षा नीति के थ्रू कर रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में इसके खिलाफ, पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं शिक्षा। ऑनलाइन में कोई कुछ सीख सकता है? ऑनलाइन में इनको टीचर को रोजगार देने की जरूरत नहीं, टीचर के बगैर हम चलाएंगे शिक्षा। कैसे चलाएंगे? कौन सीखेगा कुछ? क्योंकि खर्च नहीं करना चाहते, पैसा बचा बचा के एमएलए खरीदना चाहते हैं। अपना ये जो पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बनाएंगे, लेकिन उसमें जाएंगे नहीं बात रखने, और इस तरह के काम करेंगे, मंदिर बना के लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। ये ध्रुवीकरण करने के लिए लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, और इनके जो खास लोग हैं वो हमारे बैंकों को लूट लूट के, उनको लोन्स दे दे के उनको भगा दिया जाता है। और अगर एक बेचारे गरीब किसान का 50,000 का भी, 50,000 की 5,000 का भी लोन है, तो वसूल करने के लिए पहुंच जाते हैं, फिर उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। ये हाल हमारे देश का है। ये हमारे देश के द्रोही हैं, ये हमारे देश के खिलाफ करने वाले लोग हैं जो सत्ता में बैठ गए हैं। इसलिए हमें एकजुट होना है। हमारे एक दूसरे के साथ बहुत सारी वो है, मतभेद हो सकते हैं, और
गिला भी हो सकते हैं कि उस टाइम पे उसने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, कांग्रेस ने क्या किया था, फलाने पार्टी ने क्या किया। लेकिन जो हमारे सामने जो मुसीबत खड़ी है, जो हमें जिंदा नहीं रहने देगी, इस देश को जिंदा नहीं रहने देगी, हमको दोबारा गुलाम बना देगी, उनके लिए, उनके खिलाफ हमें एक होके लड़ना है। इसलिए एक होके हमें 2024 में अपनी कोशिश करनी है, अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी कोशिश हमें जारी रखनी है, ताकि एक होके हम इन लोगों को हटा पाए, ताकि देश को दोबारा हम जिंदा रख सकें, इसको गुलामी में दोबारा नहीं जाने दें, बर्बादी में नहीं जाने दें। इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आज ये सभा यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, और मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। आगे भी जो भी इस तरह का कार्यक्रम होगा, मैं जरूर, हम लोग आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, देश के सारे शिक्षक आपके साथ हैं इस लड़ाई में। और इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।